दोस्तों एक 19 साल का लड़का ओरेबल स्टेज प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी शुरू करता है। सोचता है दिल्ली एनसीआर और गुड़गांव वाले एरिया में कम से कम 10 या 20 होटल रन करेगा। लेकिन आज पूरे दुनिया भर में 80 से ज़्यादा देशों में 22,000 से ज़्यादा होटल्स और 1 लाख से ज़्यादा हॉलीडेज होम रन करता है। एक लोअर मिडिल क्लास से आने वाला लड़का रितेश अग्रवाल आज जिसके कंपनी के वैल्यूएशन $4.6 बिलियन से, कैसे उसने इस कंपनी को बिल्ड किया, क्या क्या डिफिकल्टीज आई, उसे ओवरकम कैसे किया, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट कैसा होता है, वो चीज़ों के बारे में सोचता कैसे है। आज के इस वीडियो में यही बात करेंगे। दोस्तों इस इंटरेस्टिंग जर्नी की शुरुआत ओडिशा राज्य के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से शुरू होती है। जब रितेश क्लास 4th में पढ़ाई कर रहे थे तब उन्होंने पहली बार ये वर्ड एंटरप्रेन्योर सुना, जब उनके एल्डर सिस्टर ने बताया कि आज मैंने अपने कॉलेज का एंटरप्रेन्योरशिप फेस्ट अटेंड किया है। ये वर्ड एंटरप्रेन्योर उनके लिए काफ़ी नया था। जब उन्होंने डिक्शनरी में इसका मतलब ढूंढा तो पता चला समबडी हु सॉल्व्स अ प्रॉब्लम एंड मेक्स अ बिजनेस अलॉन्ग विद इट इज कॉल्ड एन एंटरप्रेन्योर। यानी जो व्यक्ति किसी समस्या का समाधान करता है और उसी समस्या के समाधान के आधार पर एक बिजनेस खड़ा करता है, उसे एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। इस वर्ड का मतलब उनके लिए काफी फैसिनेटिंग था। अब से जब भी क्लास में टीचर पूछते हैं व्हाट डू यू वांट टू बिकम, ही सेड मैं एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ। रितेश बताते हैं कि क्लासरूम में स्मार्ट बनने के लिए, एक नाइस बॉय बनने के लिए वे हमेशा बोलते थे कि मैं एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ, क्योंकि ये वर्ड काफी नया था, यूनिक था और जब लोग सुनते थे तो बोलते थे वाह व्हाट अ यूनिक आइडिया। लेकिन उन्हें खुद पता नहीं था कि एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ सुनने में जितना आसान और लग्जरियस लगती है उतनी होती नहीं है। दोस्तों मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे अपना स्टार्टअप शुरू करना है, इसी क्यूरियोसिटी के कारण वे बचपन से ही कुछ ना कुछ बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ किया करते थे। जैसे 50 रुपये एक्स्ट्रा लेकर लोगों के लिए ट्रेन टिकट बुक करना, या एयरटेल का सिम कार्ड बेचना, या छोटे दुकानों पर बोर्ड लगाना। और ये सभी एक्टिविटीज़ उस समय हो रहे थे जब वे क्लास 5th 6th में पढ़ाई कर रहे थे। और कहीं ना कहीं ये सभी एक्टिविटीज़ उनके बिजनेस के बेस को मजबूत कर रही थी, उनके बिजनेस के ज़मीनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा रही थी। वे बताते हैं कि बचपन में एयरटेल का बोर्ड लगाने के कारण ही उन्हें ये आइडिया आया कि मुझे भी अपनी कंपनी के लिए बोर्ड लगाने चाहिए, और वाइट और रेड में ही क्यों लगाने चाहिए। 10th तक की पढ़ाई अपने ही राज्य में करने के बाद वे इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए कोटा राजस्थान चले जाते हैं। हालांकि उन्हें मन नहीं था कि वे इंजीनियरिंग की तैयारी करें, लेकिन उनके पेरेंट्स का कहना था कि पहले तुम पढ़ाई कर लो, पहले एक सेफ जॉब ढूंढ लो, उसके बाद तुम बिजनेस में जाना। इस बारे में रितेश कहते हैं कि अगर मैं अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर सकता तो आगे तो मुझे और भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स से मिलना है, उन्हें अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस करना है, फिर वो मैं कैसे कर पाऊंगा। इसलिए पेरेंट्स को कन्विंस करना यह हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी की तरफ होनी चाहिए। दोस्तों ओडिशा से कोटा आने का एक और रीज़न ये था कि वे बिजनेस के अंदर कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे, कुछ खुद का करना चाहते थे। इसके अलावा अलग अलग जगह घूमने का तो शौक था ही, इसीलिए वे वीकेंड्स में कोटा से दिल्ली आया करते थे और वहाँ पर आकर वे कॉन्फ्रेंस और सेमिनार्स ज्वाइन करते थे जो बिजनेस से रिलेटेड होते थे। इसके अलावा इंटर्नशिप की तरह छोटे छोटे प्रोजेक्ट लेते थे जिससे कि कुछ अर्निंग हो सके, जैसे किसी का वेबसाइट बना देना या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना देना। और इन सभी से जो कुछ भी थोड़ी बहुत अर्निंग होती थी उससे वे दिल्ली से हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड निकल जाते थे, और वे वहाँ कोशिश करते थे कि जो बड़े होटल से उनमें ना ठहर के जो छोटे होटल से जो लोकल एरियाज में है उनमें ठहरा जाए, क्योंकि उनका रेंट भी सस्ता होता था और लोकल एरियाज में ठहरने का कुछ आनंद ही अलग होता है। और जब वो इन छोटे छोटे गेस्ट हाउसेस में ठहरते थे, उन्हें देखते थे, तो उनके मन में एक आइडिया आया कि क्यों ना इन सभी गेस्ट हाउसेस के लिए ऑनलाइन बुकिंग लाया जाए, क्योंकि उस समय ऑनलाइन बुकिंग्स बड़े होटल्स के लिए फोकस्ड होते थे। दोस्तों इसी एक आइडिया से रितेश अग्रवाल ने अपनी पहली कंपनी ओरेबल स्टेज शुरू किया था। वे लोकल होटल्स को अपनी वेबसाइट पर लिस्ट करते हैं, कस्टमर लाते हैं और कस्टमर अपने अकॉर्डिंग होटल्स को बुक करते हैं। इस पर रितेश को कुछ परसेंटेज का कमीशन मिल जाया करता था। दोस्तों बिजनेस का शुरुआत बढ़िया हो गया था, कस्टमर भी आने लगे थे, लेकिन शुरुआत के कुछ महीनों में रिजल्ट उतना अच्छा नहीं दिख रहा था जितना रितेश ने सोचा था। जब रितेश ने एनालाइज किया, लोगों से बात किया कि बुकिंग क्यों नहीं आ रही है, लोग वेबसाइट पर तो आ रहे हैं, रजिस्टर भी कर रहे हैं, लेकिन बुक नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें पता चला कि लोगों का कहना है कि इनफ रेटिंग्स नहीं है, होटल्स की प्राइसिंग थोड़ी महंगी लग रही है, कंटेंट उतना डिटेल नहीं है। उसके बाद उन्हें समझ आया कि हर एक इंडिविजुअल होटल और हॉलीडेज होम ओनर को हमारी ज्यादा हैंड होल्डिंग की जरूरत है, क्योंकि वे सिर्फ होटल चला रहे हैं, बिजनेस नहीं। उन्हें नहीं पता कि अपने बिजनेस में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करना है, डायनेमिक प्राइसिंग का इस्तेमाल कैसे करना है, लाइव इन्वेंट्री क्या होती है, ट्रेवल मैनेजमेंट क्या होता है। इन सभी चीजों को बारीकी से समझने के बाद रितेश अग्रवाल ने होटल ओनर से कहा, देखिए मैं आपके होटल की क्वालिटी को इंप्रूव करूंगा, आपके होटल को सर्टिफाई करूंगा जिससे कि आपकी ऑक्यूपेंसी बढ़ सके, लेकिन जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना होगा वो आप ही को करना होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी आप ही की है। होटल ओनर ने कहा, देखिए मेरे पास 12 रूम की प्रॉपर्टी है और आपको देखकर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है कि आज जो सिचुएशन है इससे कुछ भी बेटर होगा, पर आज जो सिचुएशन है इससे कुछ बुरा भी नहीं हो सकता, इसलिए कुछ महीने ट्राई करके देखो। दोस्तों जब प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट रितेश के हाथों में आया तो उन्होंने सबसे पहले इंटीरियर को बढ़िया करने के लिए लाइटिंग को चेंज किया, प्रीमियम पेंट किया, सभी बेसिक नेसेसिटी को डिप्लॉय किया, क्लीनिनेस का पूरा ध्यान रखा। इसके अलावा डायनेमिक प्राइसिंग लाया। पहले पूरे साल भर होटल की प्राइसिंग 2000 रुपये फिक्स रहा करती थी। रितेश ने क्या किया कि होटल्स की प्राइसिंग टाइम, सिचुएशन और ऑक्यूपेंसी के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट रखा।
दोस्तों 2-3 महीने बाद ही जिस प्रॉपर्टी की ऑक्यूपेंसी 20% थी वो 85% ऑक्यूपेंसी पर पहुंच गई। आसपास के होटल ओनर्स को भी पता चला कि अगर ओयो से अटैच करोगे तो कस्टमर ज्यादा आएंगे। इसी समय ओरेबल स्टेज का नाम बदलकर ओयो रूम्स रखा जाता है क्योंकि अभी ज्यादा अफोर्डेबल और सिस्टमेटिक हो गए थे। दोस्तों यहाँ पर जो सबसे बड़ी लर्निंग है वो ये है कि एक एंटरप्रेन्योर को हमेशा क्यूरियस और अटेंशन टू डिटेल होना चाहिए। अटेंशन टू डिटेल का मतलब होता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसके जितने लेवल ऑफ डिटेल में जा सके उतने जाएं। दोस्तों रितेश अग्रवाल अभी ओयो की शुरुआत कर ही रहे थे, तभी उनके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है। आप इसे एक ब्रेक थ्रू मोमेंट भी कह सकते हैं और मैं मानता हूं कि हर एक एंटरप्रेन्योर को ये इंसिडेंट जानना चाहिए। उन दिनों रितेश ने एक मूवी देखी जिसका नाम था सोशल नेटवर्क, जो एक एंटरप्रेन्योर की कहानी थी जिसमें एक कैरेक्टर थे पीटर थिल, जो मार्क जुकरबर्ग के अर्ली इन्वेस्टर थे, जिन्होंने मार्क जुकरबर्ग को पहले $1 मिलियन का फंड किया था। ये सोचकर कि अगर ये व्यक्ति मार्क जुकरबर्ग की मदद कर सकता है तो शायद कुछ सालों बाद मेरी भी मदद कर दे। इसी क्यूरियोसिटी के कारण रितेश ने पीटर थिल के बारे में जानना शुरू किया। तब उन्हें पता चला कि पीटर थिल एक प्रोग्राम चला रहे हैं जिसका नाम है थियल फेलोशिप, जिसमें वे दुनिया भर के 20 बच्चों को $1-1 लाख देंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको अपने कॉलेज को ड्रॉप आउट करना होगा। रितेश ने फॉर्म फिलअप करने के बाद जब क्वेश्चंस देखा तो वे काफ़ी एक्साइटेड हुए क्योंकि सभी क्वेश्चंस आउट ऑफ द सिलेबस और यूनिक थे। लकीली उन्होंने सभी क्वेश्चंस का आंसर किया, सभी इंटरव्यूज पास किया और वे दुनिया भर के 20 बच्चों में से एक बन गए जिन्हें अपने स्टार्टअप के लिए गाइडेंस में मिला और $1 लाख का अमाउंट भी। रितेश कहते हैं मेहनत जरूरी है लेकिन लक भी जरूरी है। बस बात यह है कि अगर आप मेहनत ज़्यादा करेंगे तो लकी होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। जब वे इस फेलोशिप के तहत यूएस गए, वहाँ के लोगों से मिला, वहाँ के फेलोज से मिला, तो उनकी बिग थिंकिंग ब्रॉडर देन बाउंड्री हो गई। क्योंकि पहले उनसे जब कोई पूछता था कि आप अपने स्टार्टअप के बारे में क्या सोचते हैं, आपका अपने स्टार्टअप को लेकर बिग थिंकिंग क्या है, तो वे बोलते थे कि मैं चाहता हूं कि इस एक पर्टिकुलर सिटी में 10 या 15 होटल्स को रन करूं। लेकिन जब वे यूएस के फेलोज से बात करते हैं तो कोई कहता है मैं दुनिया की सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी इथेरियम बनाना चाहता हूँ, कोई कहता है मैं दुनिया की सबसे पॉपुलर डिजाइन टूल फिग्मा बनाना चाहता हूँ, कोई कहता है मैं दुनिया का सबसे बड़ा फ्लैश स्टोरेज बिजनेस बनाऊंगा। रितेश ने पूछा तुम पूरी दुनिया में बिजनेस बनाना चाहते हो लेकिन तुम्हारे पास पैसे कितने हैं? उसने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो भी है ये थिल फेलोशिप वाले हैं। रितेश ने फिर पूछा तो तुम पूरी दुनिया में बिजनेस कैसे बना लोगे? उसने कहा यहाँ पर ऐसे ही होता है, सिलिकॉन वैली में हम लोग सिर्फ दुनिया में ही बड़ा बिजनेस बनाते हैं। जब सोशल मीडिया शुरू करते हैं तो दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया बनाई, जब सर्च इंजन शुरू करते हैं तो दुनिया की सबसे बड़ी सर्च इंजन बनाई, जब मोबाइल डिवाइस बनाते हैं तो दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल डिवाइस बनाई। हमें ऐसे ही सोचने आता है। इस एक चीज़ ने रितेश अग्रवाल को बताया कि बिजनेस में बड़ी सोच का मतलब क्या होता है, बिजनेस में बिग थिंकिंग का मतलब क्या होता है। दोस्तों आज ओयो को शुरू किए हुए लगभग 12 साल हो गए हैं। आज ओयो का प्रेजेंस इंडिया के अलावा चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया, नेपाल, यूके, यूएस जैसे 80 से भी ज्यादा देशों में है और वे 22,000 से ज्यादा होटल्स और 1 लाख से ज्यादा हॉलीडेज होम मैनेज करते हैं। इंडिया में ओयो आज बजट होटल सेगमेंट की सबसे बड़ी और पहचान वाली ब्रांड्स में से एक है। चाइना जैसे बड़े मार्केट में भी ओयो ने तेजी से अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाई है। रितेश कहते हैं कि सोचने का कॉस्ट 0 है, हाँ इम्प्लीमेंट करने का कॉस्ट लगता है, लेकिन उस कैपिटल को हम रेज कर लेंगे। क्यों अपने दिमाग में एक आर्टिफिशियल कंस्ट्रेंट लगा दे क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। और 99% लोग जो अपना न्यू स्टार्टअप शुरू करते हैं विदाउट एनी रिसोर्सेज, वे यही गलती करते हैं कि बड़ा नहीं सोचते हैं। दोस्तों रितेश से किसी ने एक बार पूछा कि जो छोटे एंटरप्रेन्योर है जो अपने स्टार्टअप शुरुआत कर रहे हैं उनके पास ना तो कैपिटल होता है और ना ही बड़े इन्वेस्टर से कनेक्शन होता है, तो वे बड़े इन्वेस्टर से कनेक्शन कैसे बना सकते हैं? रितेश ने कहा शुरुआत में ये थोड़ा भी जरूरी नहीं है कि आप बड़े इन्वेस्टर से कनेक्शन बनाएं। शुरुआत में सबसे ज्यादा ये जरूरी है कि आप बस कनेक्शन बनाएं, जो भी लोग मिले उनसे कनेक्शन बनाएं, बिजनेस से रिलेटेड मीटिंग्स और सेमिनार्स ज्वाइन करें, अपने आइडियाज के बारे में लोगों को ऑनलाइन ऑफलाइन बताएं। पावरफुल कनेक्शन मत खोजिए बल्कि ऐसे कनेक्शन खोजिए जो आपके साथ बात करने को तैयार हो, जो आपके साथ टाइम स्पेंड कर सके। दोस्तों कई लोगों को यह भी डाउट रहता है कि मैं जिस बिजनेस के बारे में सोच रहा हूँ या जिस इंडस्ट्री में बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ वो सही है या गलत है। रितेश अग्रवाल इसके विषय में कहते हैं कि आप उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर से बात करिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि उस इंडस्ट्री में कितना वैल्यू है। अब स्टेक होल्डर का मतलब सिर्फ वो नहीं जो सिर्फ पैसा लगाए, बल्कि जिसका फ्यूचर उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री पर डिपेंड करता है, जैसे एम्प्लॉइज, सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, बिजनेस ओनर्स या इन्वेस्टर्स ऑल्सो। दोस्तों ओयो की जर्नी इतनी आसान नहीं थी, बीच में बहुत सारी डिफिकल्टीज आए, अप्स एंड डाउन्स आए, पर ईयर लॉसेज बढ़ते ही जा रहे थे। इसके अलावा मार्केट में कंपटीशन भी बढ़ते जा रहा था। एयरबीएनबी, मेकमाईट्रिप और गोइबिबो जैसी कंपनीज तेजी से अपना एक्सपेंशन कर रही थी। तभी मार्च 2020 में कोरोना पेंडेमिक आया, जिससे ट्रेवल इतनी बुरी तरह से बंद हुई कि पूरी दुनिया में ओयो, एयरबीएनबी और मेकमाईट्रिप जैसे कंपनीज का रेवेन्यू लगभग गायब होने लगा। इस दौरान ओयो का रेवेन्यू भी ऑलमोस्ट 70% नीचे गिर गया। लेकिन लॉकडाउन के बाद ओयो ने अपने प्लान में एक जबरदस्त बदलाव लाया, जिससे वे 13,000 करोड़ के लॉस से सीधे प्रॉफिट कमाने लगे। और उस मॉडल का नाम था फ्रेंचाइज मॉडल। यानी अब ओयो होटल्स के लिए एक ब्रांड की तरह काम करेगा और इसमें ओयो तब तक कमाएगा जब तक होटल्स में बुकिंग आती रहेगी।
इसके अलावा उन्होंने अपने सिस्टम में AI को इंटीग्रेट किया जिससे कि वे डायनेमिक प्राइसिंग का सही तरीके से इस्तेमाल कर सके और कॉम्पिटिटर से एक स्टेप आगे रह सके। जिस होटल की परफॉर्मेंस अच्छी होती सिस्टम उन्हें पहले शो करता। इसके अलावा ओयो ने इंटरनेशनली भी अपनी रीच पहुंचाई। दोस्तों आपको जान के हैरानी होगा, ओयो एक इंडियन कंपनी है लेकिन इसकी 60 to 70% रेवेन्यू विदेशों से आती है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में ओयो की टोटल रेवेन्यू 6252 करोड़ रुपए थी, जिसमें नेट प्रॉफिट 244 करोड़ रुपए थी। रितेश कहते हैं जब किसी एंटरप्रेन्योर के लाइफ में क्राइसिस आता है तो 3 तरीके के लोग होते हैं। पहले वे जो क्राइसिस से डरते हैं और डूब जाते हैं, दूसरे वे जो क्राइसिस में डट के खड़े होते हैं और निकल जाते हैं, और तीसरे जो क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी बनाकर उससे और ज्यादा स्ट्रॉन्गर निकलते हैं। और मेरे मन में हमेशा रहता है कि मैं ये तीसरा वाला चुनूं। दोस्तों अगर इंडिया 2047 तक एक विकसित देश बनेगा तो उसमें एंटरप्रेन्योर का एक बहुत बड़ा रोल होगा। जिस तरीके से 1861 में अमेरिका में सिविल वार के कारण चारों ओर गरीबी और एडवर्सिटी का माहौल बना हुआ था, तब वेंडरबिल्ट, एंड्री कार्नेगी, जेपी मॉर्गन और हेनरी फोर्ड जैसे एंटरप्रेन्योर ने ही न सिर्फ इस फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना किया बल्कि अपने विजन और इनोवेशन से देश को नई दिशा दिखाई। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को देखिए अगर आप जानना चाहते हैं कि अपने करियर की शुरुआत अर्ली एज में करने से क्या बेनिफिट होता है।